अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर फील्डिंग तब्दील करते हुए सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात मुकर्रर कर दिया है, जबकि हैरानकुन तौर पर जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया है, जबकि फिरदौस आशिक अवान नए स्क्वाड में जगह नहीं बना सकी। और 20 माह के दौरान ये तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने वजारत इत्तलात में तब्दीली लाई है, लेकिन क्या ये तब्दीली रायामा को बदलने में, तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुतालिक परसेप्शन को बदलने में, बेहतर बनाने में कारगर साबित हो पाएगी? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और बात होगी 18वीं तरमीम पर कि 20 माह की तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान मुसलसल 2 या 3 माह के दौरान ये मामला ज़रूर ज़ेर बहस आता है कि आया 18वीं तरमीम के कुछ सब्जेक्ट्स को रिवर्स किया जा रहा है। आपकी मरतबा भी ये बहस फिर से शुरू हो चुकी है कि 18वीं तरमीम बिलखुसूस NFC अवार्ड जिसका जो शेयर है उस पर सूबों के पास चूँकि ज़्यादा शेयर जाता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा वफाक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अब दोबारा से वफाकी हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी है और कई जमातों के साथ मुशावरत भी इस पर हो रही है कि 18वीं तरमीम में बिलखुसूस NFC शेयर जो है वो उसमें वफाक का हिस्सा बढ़ाया जाए। चूँकि इस वक्त जो शेयर है NFC अवार्ड में वो सूबों के पास है 58.5%, जबकि वफाक के पास है 41.5%, यानी कि जो ज़्यादा वफाकी हुकूमत टैक्सेस इकट्ठे करती है, रेवेन्यू इकट्ठा करती है, उसमें से अक्सरियत जो शेयर है 58.5% वो सूबों को चला जाता है, जिसमें वफाकी हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अब की मरतबा फिर ये बहस मुल्क के अंदर शुरू हो चुकी है कि 18वीं तरमीम के कुछ सब्जेक्ट्स को रिवर्स होना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो रोज़े अव्वल से ही सख्त मुखालिफ रही है 18वीं तरमीम में किसी किस्म की छेड़छाड़ की, जबकि हुकूमत की तरफ से इस तरह के बयानात तवातर से आते रहे कि होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और कुछ हिस्से इसके रिवर्स होने चाहिए। और अब देखना यह है कि क्या पीपल्स पार्टी के बगैर भी कुछ ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि हुकूमत अगर चाहे तो 18वीं तरमीम में कुछ हिस्से उसके रोल बैक कर सकती है। और दूसरी जानिब नैब जो ऑर्डिनेंस था वो एक्सपायर हो गया है जुम्मे के रोज़। अब नए ऑर्डिनेंस के हवाले से अपोजिशन के साथ मुशावरत जारी है हुकूमत की, और यह भी कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि अगर अपोजिशन के साथ मुशावरत कामयाब नहीं हो पाती तो फिर पुराने ऑर्डिनेंस को ही दोबारा से जारी कर दिया जाएगा। और इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या ये एक बार्गेन चिप के तौर पे 18वीं तरमीम के मामले को तो यूज़ नहीं किया जा रहा कि हुकूमत राज़ी हो जाए वो तरामीम जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज की जा रही है। और आज हुकूमत की तरफ से नाज़रीन कोरोना वबा से मुतासर होने वाले जो लोग हैं, बिलखुसूस जो लोग जॉब होल्डर्स हैं जिनकी जॉब्स मुतासर होंगी, उनके लिए 12,000 रुपये के पैकेज का गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। जबकि जो छोटे ताजर हैं, जो छोटी सनत हैं, SMEs हैं, उनके लिए भी 3 माह के बिजली के बिलों की हुकूमत ने छूट का आज ऐलान किया है। क्या ये काफ़ी होगा जो ताजर हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए? हमारे साथ प्रोग्राम में इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। राना तनवीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो कप्तान ने तब्दीलियां की हैं अपनी काबीना के अंदर। सेनेटर शिबली फराज जो कि तहरीक इंसाफ का फेस है वो वजीर इत्तलात बने हैं, जबकि हैरानकुन तौर पर जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा जो कि साबिक DG ISPR भी रह चुके हैं वो मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर हो चुके हैं। अब जो नई तब्दीलियाँ आई हैं, फिरदौस आशिक अवान की छुट्टी हो गई है, उनकी जगह पे एक पोलाइट फेस जो है तहरीक इंसाफ के, एक पोलाइट रहनुमा जो है सेनेटर शिबली फराज ने अब ये पोजीशन संभाली है। तो ये नाजरीन 20 माह के दौरान तीसरी तब्दीली है जो कि इस वक्त वजारत इत्तलात के अंदर लाई गई है। तो क्या अब परसेप्शन बेहतर बनाने में शिबली फराज साहब कामयाब होंगे? उनके साथ चूँकि टीम में अब मुआवन ख़ुसूसी भी है, जनरल साहब भी, लेकिन जो हार्ड लाइनर्स हैं वो अब साइड पे हो गए हैं और अब सॉफ्ट स्पोकन लोग सामने आए हैं। नवीद कमर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो परसेप्शन थी कि तहरीक इंसाफ ने हार्ड लाइनर लोग रखे हुए, पहले फवाद चौधरी थे, फिर फिरदौस आशिक अवान आ गई जो सख्त बयानात देते हैं, जिसपे अपोजिशन कहती थी कि जानबूझ के इस तरह के लोगों को ये जिम्मेदारियां दी हैं जो कि अटैक करते हैं अपोजिशन पे। अब पोलाइट फेस आ गया है शिबली फराज साहब, साथ उनके जनरल साहब हैं। क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज चेंज हो रही है अपोजिशन को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि पहली चीज़ तो ये हम देखें कि आप अपनी प्रोपेगेंडा टीम को कितना भी आगे पीछे करें, एट द एंड ऑफ द डे सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट को क्या मसाइल हैं जिसका सामना है और उसको वो किस तरह से प्रेजेंट करती है। अब खुद अगर प्राइम मिनिस्टर ने 25 तारीख को कहा कि हम आटा और चीनी स्कैंडल के जितने भी एक्शंस हैं वो लाएंगे,
और अब लगता है कि ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं है, तो उसमें आप टीम तो बदल दें। आप ऑडिट करने वालों ने कहा है कि फोरेंसिक ऑडिट में टाइम लग सकता है, उन्होंने कहा कि 3 भाई वो हफ्ते तो इसके मजीद लग लगता सकते हैं। है 1-2 साल भी लग सकते हैं ना, ऐसे तो क्या बात है। तो बात ये है कि अगर आप इस किस्म की डाइवर्जेंस करेंगे तो जाहिर है कि आप मीडिया टीम तीसरी लाएं, चौथी भी ले आए। शिबली फराज साहब एक जाहिर है कि काफी मैच्योर सियासतदान हैं, उनका सेनेट में भी ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ बिल्कुल। एक्सपीरियंस, और जैसे आपने कहा पोलाइट हैं, इस किस्म की गलत बातें नहीं करते जो कि मौजूदा या उससे पहले वाले जो शख्सियात थी वो करती थी। लेकिन बहरसूरत एट द एंड ऑफ द डे इमेज बनता है जो आप काम करते हैं कारकर्दगी पे। इमेज इस पे नहीं, अगर महंगाई होगी, अगर लोगों को तकलीफ होगी, अगर लोगों को फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस का स्प्रेड जो बढ़ता है और लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के इनएक्शन की वजह से हुआ है, तो ये सब बातें उनके ऊपर नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करेंगी। टीम से इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर अपोजिशन के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि इंप्रूव होगा? सियासी माहौल के अंदर जो कशीदगी थी, तलखी थी, वो शायद थोड़ी सी कम हो। वो अब देखे ना, ये तो सब बातें, ये तो आज इन्होंने फैसला किया, अभी तो शिबली फराज साहब ने ओथ भी नहीं उठाया, लेकिन जब ये आएगा देखते हैं। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब की खुद के एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा ना। बिल्कुल। कितने अरसे से, खासकर जब ये शुरू हुआ है क्राइसिस मौजूदा, तब से ऑपोजिशन कह रही है कि जी आप लीडरशिप का रोल अदा करें, सबको साथ लेके चले, लेकिन वहां से कोई भी इस किस्म के अभी तक सिग्नलिंग एनसीसी में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है सर, वहां पे सबको साथ लेके मुशावरत के साथ फैसले होते हैं। कोई भी फैसले यहाँ से आइसोलेशन में खुद से तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं ले रही सर। अगर वो काफी है तो फिर इन लोगों को बदलने की क्या जरूरत थी? बात सारी है कि नहीं, आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट को भी आपको उसी तरह से साथ रखना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ लेके जाना होगा। जाहिर है कि कोऑर्डिनेशन के लिए आपको सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन तो करनी ही होती है, ये दैट्स पार्ट ऑफ योर मैंडेट। लेकिन वो कोई पॉलिटिकल रीच आउट का वो तरीका नहीं है। मेरा ख्याल है कि अभी बहुत कुछ और करने की जरूरत है। ठीक, राना तनवीर साहब, एक मुज़ाहमती किस्म के, मुज़ाहमत वाली तबीयत के जो वज़रा इत्तलात दो गुजरे हैं, फिर दोसा शेख अवान साहिबा और उससे पहले फवाद चौधरी साहब, और अब मुफाहमत पसंदाना सोच के हामिल शिबली फराज साहब हुकूमत के नए तर्जुमान मुकर्रर हुए हैं। कैसे नजर आ रही है आपको ये तब्दीली? नून लीग कैसे देती? चूंकि फिरदौस आशिक अवान साहब तो काफ़ी तल्ख जुमले आपकी क़यादत से मुतल्लिक बोला करते थे, जिस पे काफ़ी ज़्यादा एतराज़ भी होता था उनके अल्फाज के चुनाव पे। अब एक नर्म तबीयत के मालिक हुकूमत के तर्जुमान बने हैं, तो लग रहा है कि एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान बन पाएगा, जो कि पहले यही जो बयान आते थे हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से, उस पर आपको बहुत ज़्यादा एतराज़ होता था। देखिए समर, बिल्कुल ये बात आपने दुरुस्त की है कि ये जो अभी दो शख्सियत लगी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों, शिबली फराज बड़ी धीमी और ठंडी मिजाज का आदमी है, बड़ा सोबर आदमी है, और उसका अंदाज जो है वो और तरह है। और मैं यकीनी तौर पे जो इरिटेंट्स हैं उनमें कमी आएगी। फिरदौस आशिक अवान का या बाकी जो लोग हैं उनका जो लहजा है, या ये तो एक है ना कि एक आपने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में कुछ रिप्लेसमेंट की, और जनरल साहब का एक एक्सपीरियंस बड़ा वसी है। आपको याद है कि वो जब डीजी ISPR होते थे, वो उसके किस तरह प्रोजेक्शन वो करते थे उधर, जो भी समझ लें कि अपने अदारे की, तो उनका भी बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन असल जो बात बाजवा साहब के वजारत इत्तलात में आने को आप खुशाइन करार देते हैं, उन्हें आप पॉलिटिकल एंटिटी नहीं समझेंगे, जिस तरह से आप क्रिटिसाइज करते थे हुकूमती तर्जुमानों को? देखें वो एक तो वो फुल फ्लेज मिनिस्टर है, शिबली फराज, और सेनेट का मेंबर है। उसके होते हुए अगर मामले खसूसी को होता है तो उस पर हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि मामले खसूसी ने ना तो असम्बली में आना है, ना सेनेट में जाना है, ना किसी और जगह। लेकिन उनका एक अपना रोल होगा, शायद आपस में या कुछ बयानात की हद तक हों, या बयानात दें, या कोई कुछ उनकी पॉलिसी का फ्रेमवर्क में उनका कोई रोल हो। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो असल करेंगे शिबली फराज। फेस जो है वो शिबली फराज है, जो रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक उनका तजर्बा है, वो भी पीछे अगर बैठे होंगे
तो यकीनी तौर पे वो जो इरिटेट्स थे उनमें कमी आएगी। वैसे पार्लियामेंट को छोड़कर, कमेटी को छोड़कर सूरत हाल उलट भी हो सकती है जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर। नहीं, मैं अभी और बात कर रहा हूँ। जो नवीद कमर ने बात की है वो अपनी जगह, अगर एक बंदा ठीक है, एक बिल्कुल एक धीमे मिजाज का एक सोबर आदमी अगर आप लगा देते हैं, लेकिन पीछे जो बात है वही वो कप्तान की रह जाती है, जो लीड कर रहा है बंदा कि उसकी पॉलिसी क्या है। जो भी 2 साल होने को है उनमें तो एक एक कदम पे हमने देखा है कि किसी कोऑपरेशन में, किसी लड़ाई झगड़े में, किसी इंतकामी कार्रवाइयों में कमी नहीं आ रही, बल्कि दिन दिन बढ़ रहा है। आपने देखा कि जिस तरह अभी वो नैब जिस शिकंजे में है वो किस तरह चल रहा है, किस तरह वहां से काम लिया जा रहा है। सही है। तो इस तरह बाबर अवान साहब को पीछे लगाया है। अभी वो भी आपको पता है कि अल्फाज का चुनाव जो है वो भी कोई इतना मुनासिब ज्यादा नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक किस सर्कमस्टांसेस दीज चेंजेस हैव बीन मेड या प्लेस्ड, ये आपको अभी पता चलेगा या पता लगेगा कि ये किस तरह अरेंजमेंट हुआ है सारा। तो मैं समझता हूँ कि एट द फेस ऑफ इट ये दोनों जो लोग बंदे हैं ये ऐसे नहीं है जो लड़ाई झगड़े पे या बहुत मारो मारी पे यकीन रखते हो या कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करें जैसे बहुत ज्यादा चुभन हो। ठीक है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि गवर्नमेंट का जो रोल है या अपोजिशन का रोल, क्या वो इस वक्त अदा करने दे रही है अपोजिशन को? क्या वो कोऑपरेशन है सूबे अपोजिशन का? इस पे भी सर हम आगे चल के बात करेंगे राणा साहब, इस पे भी आगे चल के तफसीली बात होगी। तरमीम का मामला भी जरा बहस इस तक आया है, मैं इस पे बात करूंगा आगे चल के। सर मैं जरा वलीद इकबाल साहब का जवाब इस पे ले लूं, फिर मैं आगे चल के इस पे तफसीली बात करूंगा। वलीद इकबाल साहब, हुकूमती तर्जुमान आपने तब्दील कर दिए, एक तरफ तो अपोजिशन इसे इस हद तक खुशाइन करार दे रही है कि शायद सियासत में जो तलखी थी आपके पहले जो तर्जुमान थे उनकी अल्फाज के चुनाव की वजह से, उनकी सख्त जो जुबान होती थी उसकी वजह से शायद वो तलखी में थोड़ी सी कमी आए, मगर वो कहते हैं तर्जुमान बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अपनी कारकर्दगी बेहतर करना होगी चाहे तर्जुमान कोई भी हो। आपकी पॉलिसी बदलना होगी ना जी। देखिए जी, कारकर्दगी का जहां तक ताल्लुक है और पॉलिसी का जहां तक ताल्लुक है, अपोजिशन के अगर 2 नुमाइंदे यहाँ बैठे होंगे तो वो तो अपनी तनकीद करेंगे ही कि जी ना पॉलिसी ठीक है ना वो कारकर्दगी ठीक है। मैं इनसे इन बातों से बालातर जो अर्ज करना चाहता हूँ, 1-2 चीजें तो फैक्ट्स हैं कि इनसे पहले फवाद चौधरी साहब थे, पिछले साल तक जो इस पोर्टफोलियो को संभाल रहे थे, फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा आई, तो उन दोनों का अपना एक अंदाज है और शिबली साहब का अपना तरीका और अंदाज है। जारहाना या ना जारहाना तो मौके के मुताबिक होता है। फवाद चौधरी साहब का बहुत मुअस्सर किरदार खासकर उस वक्त रहा था जब हम अपोजिशन में थे और जब पनामा केस चल रहा था, क्योंकि उस वक्त मियां नवाज शरीफ की तरफ से तलाल चौधरी और दानियाल अजीज और ख्वाजा आसिफ और इस तरह के नुमाइंदे आके सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत सी वो अपना आग उगलते थे, फायर ब्रीथ करते थे। तो फिर उसके जवाब के लिए फवाद चौधरी साहब जैसे लेजे और तरीक़ेकार की ज़रूरत पड़ी और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो चेयरमैन थे पीटीआई के, और अब चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब को मुतअद्दिद दफा एक्नॉलेज भी किया है अपने उस हवाले से। वलीद इकबाल साहब ये बता दें कि आसिम बाजवा साहब का जो किरदार होगा वजारत इत्तलात में, वो सिर्फ तकनीकी चीज़ों तक ही जुड़ा होगा या फिर वो सियासी फ्रंट पे भी आके तर्जुमानी करेंगे हुकूमत की और कैबिनेट की? जी, मैं उस तरफ भी आता हूँ। मैं सिर्फ ये भी कहना चाह रहा था अगली बात कि फिरदौस आशिक साहिबा जब आई तो उनका भी अपना तरीक़ाकार था, लेकिन जो एक फैक्ट है कि और कुछ लोग उस पर भी एतराज़ समझते थे फिरदौस साहिबा के हवाले से नहीं, अदरवाइज भी 1-2 और हवालों से, कि जी अनइलेक्टेड लोग हैं। और एक आधे मौके पे तो प्राइम मिनिस्टर के सामने भी कुछ अपना एंकर्स ने ये कहा, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसमें फिर वो अमेरिकी सिस्टम का भी हवाला दिया कि उसमें तो हर एक अनइलेक्टेड होता है। तो अब एक इलेक्टेड शख्स भी हैं शिबली फराज साहब और बड़े नस्ताल्हिक आदमी हैं। नरमी और जारियत जो है ये मैं आपको जरूर पहले से आगाह कर दूं या फोरवार्न कर दूं कि आप ये मत समझिएगा कि वो बिल्कुल इस तरह से नरम है कि वो आगे लेट जाएंगे अपोजिशन के अरकान के। मैं 1.5 साल में जितना मुझे सेनेट में अरसा हुआ है, मैंने देखा है उनको बतौर कायदे ऐवान के
उनको जवाब किस किस को देने पड़ते हैं मैं जरा गिनवा देता हूँ आपको। शहरी रहमान साहिबा जो खुद बड़ी एग्रेसिव तरीके से बात करती हैं, पार्लिमानी लीडर पीपीपी की, मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो कि पार्लिमानी लीडर हैं पीएमएलएन के, अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो JUIF के पार्लिमानी लीडर हैं, उस्मान काकड़ साहब जो उधर अपना उनके बलूचिस्तान की, यानी कि मौके की मुनासिबत से वो जारे मिजाज भी हो सकते हैं जब उन्हें जवाब देना पड़े। मैंने अर्ज किया कि बड़े उनका अपना अंदाज है जो पिछले उनके प्रेडिसेसर से। दूसरा जवाब सर क्विकली दीजिएगा बाजवा साहब वाला। जी मैं आखिरी बात और ये भी करूं कि अक्सर मैं और वो आपस में ये बात भी करते हैं कि हमारा ताल्लुक तो एक ही कबीले से है, वो ये उनके बकौल, क्योंकि वो भी एक शायर की औलाद है, मैं भी एक शायर की औलाद हूँ। सो बहुत सी बातें हैं जो उनके क्रेडिट पे जाती हैं और मुझे यकीन है कि बड़े अच्छे और मुअस्सर। और एक और बात जी, और मैं आपकी बात को भी एड्रेस करूंगा, इससे ज्यादा कि ऑपोजिशन के साथ क्या डीलिंग्स होगी, ज्यादा अहम किरदार एक इतलात के जो वजीर होते हैं या मुशीर होते हैं या मुआविन होते हैं, वो आवाम से कम्युनिकेट करने से, और जिस नाजुक मरहले से हम गुजर रहे हैं कोरोना वाले से, ये कम्युनिकेशन उसका सबसे अहम पहलू है कि हुकूमत की तरफ से थोड़ा सा वो जनरल साहब वाला जवाब दे दे, फिर मैंने अगले मौजू पे जाना है जरा। और देखिए, और क्योंकि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, यस, सबसे ज्यादा उसका पॉलिटिकल फेस और पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही ड्राइव करेंगे, और ये तकनीकी एंड उसकी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, क्योंकि एक पूरा एक मैं समझता हूँ ISPR इज अ वेरी प्रोफेशनल आउटफिट जिसका तजर्बा हासिल करके जो जदीद ISPR उसकी बुनियाद रखने में उनका बड़ा अहम किरदार था। यस, मुआवनत के लिए बड़ी एक सॉलिड फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चले अब आते हैं जरा 18वीं तरमीम के मामले की तरफ। और ये मामला भी आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस फिर से है, और इसमें दो वज़रा की तरफ से भी कल इस पर बात की गई, असद उमर साहब की तरफ से, फवाद चौधरी साहब की तरफ से, जिससे ये जो एक चल रही थी डिबेट उसको ज़्यादा तकवीत मिली कि गवर्नमेंट वाकई में सीरियस है, कंसीडर कर रही है 18वीं तरमीम के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स को रोल बैक करने की, बिलखुसूस NFC अवार्ड में जो शेयर है सूबों का वो ज़्यादा है। इस पर नाजरीन मैं अपनी भी एक आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करता चलो। एक बड़ी हाई लेवल एक ब्रीफिंग थी जहाँ पर यह बात हुई थी, और एक बड़ी अहम शख्सियत ने वहाँ पर यह बात की थी कि इस तरह ये सिस्टम नहीं चल सकता। जो सूबों को शेयर जाता है, टोटल जो वफाक का रेवेन्यू होता है उसमें से 58.5% शेयर सूबों को चला जाता है, और वफाक के पास सिर्फ 41.15% शेयर बचता है। तो इस तरह से ये निज़ाम नहीं चल सकता, इसे हर सूरत में रिवाइज़ करना पड़ेगा वफाक के हक में। तो अब वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, शायद क्योंकि डिबेट एक चल पड़ी है मुल्क के अंदर। अब जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, पिछले 20 माह के दौरान बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई है 18वीं तरमीम के वाले से। हुकूमत की तरफ से क्या बात होती रही, अपोजिशन की तरफ से क्या बात होती रही, ज़रा सुन लें जी। 18th अमेंडमेंट के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बैंकरप्ट है। मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। उड़ा देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए 18वीं तरमीम को। आजकल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें तजुर्बा हासिल हो गया है, कई एरिया ऐसे हैं 18वीं तरमीम में तो उसमें गैप्स नजर आए हैं। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के लिए रेड लाइन है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम इस साजिश को नाकाम करेंगे। 18वीं आईनी तरमीम खसूसन हेल्थ और तालीम जिस तरीके से सूबों को डिवॉल्व हुई है उसके ऊपर बहुत से लोगों के एतराज़ात हैं। रिवर्स करने के बारे में सोचा जा सकता है, बिल्कुल इसको सोचना चाहिए। मेरे पूरे खानदान को, मेरे पूरे पार्टी को जेल भेजना है, आप भेज दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देगी। अब नाज़रीन 6 अप्रैल को हमने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का एक इंटरव्यू किया था, उसमें 18वीं तरमीम से मुतल्लिक पर्टिकुलरली हमने एक सवाल किया था, चूँकि ये डिबेट काफ़ी हफ्तों से चल रही थी, बिलखुसूस कोरोना वबा के हवाले से भी कि सूबों के पास इख्तियारात ज़्यादा है, वफाक के पास इख्तियारात कम है। वफाक के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो यहाँ से एक सेंट्रलाइज लेवल पर फैसले कर सके। सदर मुमलिकत ने क्या जवाब दिया था, ज़रा ये भी सुन लें। 18वीं तरमीम के हवाले से भी आजकल एक बहस शुरू हो चुकी है दोबारा से कि सेहत और तालीम के जो मामला हैं जो डिवॉल्व हुए थे इन्हें दोबारा रिवर्स होना चाहिए। ओवरऑल सर इस कोरोना वबा के एतबार से भी ओवरऑल आपकी क्या राय है सर, 18वीं तरमीम के हवाले से रिवर्स होनी चाहिए चीज़ें कुछ, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स? या मैं नहीं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स रिवर्स होने चाहिए। 18वीं तरमीम के अंदर एक कैफियत ये थी कि सूबे खुद इन्हिसारी की तरफ आएंगे, टाइम लगेगा, है ना, मगर आप ये देखिए कि सूबों ने इस वक्त बड़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो मैं समझता हूँ कि सूबों की अपनी एफिशिएंसी बढ़ी है। नवीद कमर साहब क्या कहेंगे, इस वक्त जो डिस्कशन एक चल पड़ी है 18वीं तरमीम के हवाले से, असद उमर साहब ने भी कल बात की कि हो सकता है
फवाद चौधरी साहब ने भी इसी तरह की बात की। क्या लग रहा है आपको, वाकई में कुछ सीरियस कंसिडरेशन है? और वो कह रहे हैं कि हम मुशावरत भी कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी से, दीगर जमातों से। कोई आपके साथ मुशावरत हुई है इस पर? नहीं, सबसे पहली चीज तो ये कि मुझे लगता है कि ये एक और डाइवर्जन आ रहा है। जब हमारी सारी जो फोकस है वो कोरोना वायरस और उससे किस तरह से निपटा जाए और उसके जो बाकी असरात है इकोनॉमिक, उससे किस तरह से डील किया जाए, उसकी वजह हम एक नए डिबेट की तरफ चल पड़े। पहली चीज, दो तीन चीजें मैं फंडामेंटली बता दूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, जो कि इस हुकूमत के पास नहीं है। अपने एलाइज मिला के भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक सिंपल मेजॉरिटी लेके वो बैठे हुए हैं। और सेनेट में तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। तो ये बातें जो हैं वो बातों की हद तक ही हैं, इसमें कोई ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है। एंड इस वक्त जब हम बातें कर रहे हैं, मैनेज हो ही जाती होती है। आपकी एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। आपको इस वक्त जो डाइवर्जन है अपने रिसोर्सेज का और ज्यादा सूबों की तरफ होना चाहिए, ताकि हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि हमें इससे ज्यादा अपग्रेडेड हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत है। इन सारी चीजों को इस वक्त सूबे की लेवल पे हम डील कर रहे हैं, जैसे आरिफ अलवी साहब ने भी कहा। तो उस लिहाज से तो उनको ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बात होनी चाहिए कि इस वक्त हम किस तरफ ले चले कौम की इस डिबेट को। वो पूरा तो बिलावल साहब ने जो एतराज किया वो ये कि भाई बीच में एनडीएमए एज अ फेडरल डिपार्टमेंट भी बीच में क्यों आता है। ये तो चीजें डायरेक्टली ही सूबों की सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं है, सूबों में तमाम पार्टीज की हुकूमत है और ज्यादातर सूबों में तो पीटीआई की हुकूमत है। सो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू। रब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी से इस मामले पे, जो मुशावरत का गवर्नमेंट कर रही है, रिसोर्सेज मिलने चाहिए, जो मुशावरत की गवर्नमेंट बात कर रही है, कोई रब्ता हुआ पीपल्स पार्टी से इस बारे में? कोई मुशावरत नहीं है, वो कर भी नहीं सकते, उनको भी पता है कि नहीं होगी। तो ऐसी कोई रब्ता हुआ है मेरा ख्याल है होगा। सही है, चले मुझे एक प्रोग्राम में क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ आदाद शुमार में नाजरीन आपके सामने रखूंगा। नंबर गेम के वाले से नवीद कमर साहब ने कहा कि मुमकिन नहीं है इस वक्त जो नंबर गेम है हुकूमत के पास, कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर ये तरमीम नहीं आ सकती, लेकिन कुछ मुमकिनात पे हम बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग नंबर गेम आपके साथ शेयर करेंगे कि पीपल्स पार्टी माइनस पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट शायद इसे मुमकिन बना भी सकती है अगर प्रॉपर मुशावरत इस मामले पर होती है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक द शो। 18वीं तरमीम से मुतालिक अगर हुकूमत कोई सीरियस एफर्ट करती है इस सिलसिले में, जिस तरह से बयानात हमने सुने हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, तो हुकूमत को नंबर गेम सबसे पहली रुकावट होगी जिसे अबूर करना होगा। नंबर गेम के वाले से जो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर किसी भी तरमीम को मंजूर करने के लिए हुकूमत को जो दरकार वोट हैं वो है 228 और हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की टोटल तादाद है 184। यानी हुकूमत के पास इस वक्त मतलूबा तादाद जो है मौजूद नहीं है किसी भी किस्म की तरमीम करने के लिए। हाँ, चूंकि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर 156 अरकान है और नून लीग यानी माइनस पीपल्स पार्टी की हमने बात की थी ब्रेक से पहले, नून लीग अगर एग्री करती है इस मामले पे तो फिर नून लीग के 84 वोट मिला के 240 तक ये तादाद चली जाती है, यानी 240 वोट बन जाते हैं। तो बड़ी इजीली ये तरमीम हो सकती है अगर हुकूमत नून लीग को मनाने में कामयाब हो जाती है इस मामले पे, चूँकि पीपल्स पार्टी का तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। और सेनेट के अंदर अगर हम बात करें 2/3 अक्सरियत की तो ये 70 वोट दरकार होंगे और तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों के पास टोटल 37 अरकान हैं सेनेट के अंदर। लेकिन जहाँ पर भी तहरीक इंसाफ उसके इत्तेहादी और नून लीग के 30 सेनेटर अगर मिल जाते हैं तो फिर ये 67 तक तादाद चली जाती है। सिर्फ 3 वोट मजीद दरकार होंगे सेनेट से ये तरमीम मंजूर करवाने के लिए। अब राना साहब, नून लीग की तरफ से क्या मौक़िफ़ है, एक क्लियर मौक़िफ़ कि जिसमें कोई बदलाव ना हो, एक प्रिंसिपल स्टैंड क्या 18वीं तरमीम के वाले से किसी किस्म की मुशावरत नहीं होगी, कोई तरमीम की तरफ नून लीग अपना वोट नहीं देगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात अगर करूं, मैं एज ए इंडिविजुअल तो मैं समझता हूं कि 18वीं तरमीम में बिल्कुल रिव्यू करने की ज़रूरत है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिव्यू करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं, कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं। बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन में
बहुत सारे आर्टिकल रिव्यू हुए और बहुत सारी कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सबको पता है। टाइम के साथ साथ होता रहता है, लेजिस्लेशन भी अगर आम भी हो तो उसमें भी इंप्रूवमेंट होती रहती है या चेंजेस अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी का तल्लुक है, पार्टी का बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जो सूबों को ऑटोनॉमी है वो मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल पावर्स ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर इस पर कोई सोच विचार भी करना है तो सारे सूबे मिल के, जब तक सारे सूबे सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस पर मुतफिक ना हो, इसको छेड़ना नहीं। दूसरी रही बात आपकी नंबर गेम की, वाकई मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त वो उन्होंने बहुत सारे इशू छोड़ देते हैं, कभी कोई इशू छेड़ देते हैं ताकि वो टेंशन जो है डाइवर्ट हो। जो असल इशू हैं इनके इस वक्त कोरोना का है या महंगाई का है या लोगों को राशन पहुंचाना है, जहाँ जहाँ ये मामला बेशुमार इस वक्त चैलेंजेस हैं। पहले तो ये था ना कि एक माशी चैलेंज था और गवर्नेंस का, अब तो मेरा ख्याल हर तरफ अफरा तफरी है और सूबों के साथ इन्होंने जंग, सूबों के क्या सिंध के साथ इन्होंने अजीब एक तमाशा लगाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर इन्होंने इन चीज़ों को छेड़ना है या बात करनी है तो वो भी एक बिल्कुल फुटाइल एक्सरसाइज है, जो मर्जी करें। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी मुशावरत हो रही है और वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि कोई एक बड़ी पार्टी उनके साथ अब तक एग्रीड भी है मुशावरत में। कोई नून लीग के साथ रब्ता तो नहीं हुआ गवर्नमेंट का इस सिलसिले में? कोई नहीं, हमारे साथ कोई रब्ता नहीं है और हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जिस तरह बहुत सारी चीज़ों पे बात हो जाती है कि जी इनके अपने को बंदे इस किस्म पॉलिटिकल शो से छोड़ देते हैं, जिस तरह नेशनल गवर्नमेंट की बात हुई, नेशनल गवर्नमेंट पे हमने कहा हमारा तो बड़ा क्लियर कट स्टांस है डे वन से कि हम कभी भी नेशनल गवर्नमेंट के हक में नहीं रहे और ना कभी हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। नेशनल गवर्नमेंट के वाले से आपसे कोई रुजू किया गया फॉर्मली? रुजू बातें हुई हैं, लेकिन हमने बिल्कुल क्लियर कट, हमारा ना कोई -1 में ना किसी में भी हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम तो चाहते हैं अच्छी गवर्नेंस हो। बातें किससे हुई है, किसकी हुई है? नहीं, ये तो बातें होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में रब्ता रहता है और बातें होती रहती हैं। तो मैं समझता हूं कब की बात है ना, कब हुआ रब्ता नेशनल गवर्नमेंट के वाले से? गए बगैर इस पे बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं आज भी आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूं कि इलेक्शनों के लिए जरूर हम बात करते हैं, फ्रेश इलेक्शनों, लेकिन वो भी इस सिचुएशन में नहीं, क्योंकि सिचुएशन कोरोना है और ये टाइम साल लगता है, 1.5 लगता है। जितना भी टाइम अल्लाह करे जल्दी ये सारा ओवर हो, तो ये जरूर है कि एक इलेक्शन होना चाहिए जो फ्रेश मैंडेट आए और मुल्क गवर्नेंस के हिसाब से, इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से आगे बढ़े। लेकिन आजकल भी कोई हालिया हफ्तों में भी कोई रब्ता हुआ राना साहब नेशनल गवर्नमेंट के वाले से? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो अभी 18th अमेंडमेंट की बात की गई है, ये मैं समझता हूँ उसी तरह का एक इशू इन्होंने खड़ा किया है जिसपे थोड़ी सी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तवज्जो हट जाए। वो कोरोना पे जो स्टेटमेंट देते हैं, कुछ सीरियस एफर्ट हो भी तो सकती है ना इस मामले पे, कुछ सीरियस एफर्ट हो भी तो सकती है इस मामले पे। चूंकि एनएफसी अवार्ड के वाले से मैंने आपके साथ शेयर किया कि एक बड़ी हाई लेवल ब्रीफिंग के अंदर ये बात हुई है कि 58.5% शेयर सूबों को चला जाता है, 41.5% शेयर वफाकी हुकूमत के पास रह जाता है, जो कि कुछ भी नहीं है। इसीलिए वफाक को बड़ी मुश्किलात है, कर्जे हैं, ये सोच तो पाई जाती है। ये मेरी बात सुनो, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये गए बगैर आवाज उठती है। आज नहीं, ये जब से 18th अमेंडमेंट हुई है उस वक्त से ये आवाज उठ रही है। मेरी बात सुने, इस बात जगह पे ये 18th अमेंडमेंट साइलेंट है। आपको पता है कि पता नहीं कौन सी अपॉइंटमेंट है, अगर डेडलॉक आ जाए तो फिर कोई पता नहीं किधर हम जाएं, क्या वहाँ ये भी नहीं है साइलेंट हो, वहाँ गैर मशरूत हिमायत भी आ जाए करती है। सर बहरहाल नहीं, वो आप जिस चीज का हवाला देते हैं वो इशू और है, वो मैं समझ गया लेवल पे नहीं। आप बार बार जिस तरफ जा रहे हैं वो मैं समझता हूँ वो इशू टोटल डिफरेंट है। उसमें कोई ऐसी इशू नहीं जिस तरह मीडिया ने प्रोजेक्शन की। वो एक लेजिस्लेशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन आपकी पार्टी से अगर रब्ता हो तो इस पे मुशावरत करेंगे या बिल्कुल सिरे से कह देंगे भाई हमारा इस पे क्लियर मौक़िफ़ है, हम इस पे किसी किस्म के रिवर्सल की बात नहीं कर रहे? हमारे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी स्टेटमेंट आ चुका है, जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज और बोर्ड ना हो उस पर हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी के ऑन बोर्ड होने से मशरूत होगा ये होगा, इसका मतलब है ये मामला सारी में तो पीपल्स पार्टी भी आती है ना। वलीद इकबाल साहब, आपकी तरफ आता हूँ, ये मामला 18वीं तरमीम का फिर कहाँ से आ गया अचानक से? वाकई में सीरियस एफर्ट आपकी मरतबा कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तरमीम लाना चाहते हैं, और मुशावरत का सिलसिला कहाँ पहुँचा है? जी, मैं किसी मुशावरत के मामले में तो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं तो यहाँ लाहौर में लॉकडाउन वाला जो चल रहा है, जुज़वी लॉकडाउन हुआ उसका हिस्सा हूँ। मैं इस्लामाबाद में तो नहीं हूँ।
अगर कोई इजलास अनकरीब होता है तो मैं इंशाल्लाह वहाँ हाजिर होऊंगा, वहाँ आपको बेहतर मैं जवाब दे सकूंगा इसका। लेकिन मैं आपको ये जरूर अर्ज कर दूं कि 18वीं तरमीम को अब लागू हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 2010 में वो लागू हुई थी और ये पीपीपी और पीएमएलएन ने मिलकर, उस वक्त वो दो बड़ी जमातें थी असेंबली में और सेनेट में, और उन्होंने मिलकर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अमल दरामद के हवाले से जो था इसको बड़े वसी पैमाने पर इस पे वो कमीशन तश्कील हुई, कमेटी वगैरह वगैरह। तो इसमें एक तो बहुत सारी चेंजेस ऐसी हैं जिनका ताल्लुक जो पार्लिमानी निज़ाम और वजीर आज़म के इख्तियारात हैं बरक्स के सदर के इख्तियारात के, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने 17वीं तरमीम में बहुत से इख्तियारात सदर को दे दिए थे और वजीर आज़म को के इख्तियारात बहुत कम थे। तो उसमें वो वापस उसको उसकी ओरिजिनल हालत में 1973 की ले जाने के लिए एक तो बड़े वसी पैमाने पे चेंजेस जो थी वो उसकी थी। और फिर एक जो बड़ी अहम तब्दीली थी वो ये थी कि बहुत से मामले जिनके ऊपर वफाक और सूबों का बैक वक्त इख्तियार था, जिनको कंकरेंट मैटर्स कहा जाता, वो कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश कर दी, वो बनी डेवोल्यूशन। तो उस डेवोल्यूशन के हवाले से जो अब अक्सर बात ये होती है, और ये इसमें मैं पॉलिटिकल ज्यादा बात नहीं कर रहा, मैं ज्यादा गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। ये सवाल जरूर उठते हैं और मैं एज ए लॉयर भी बिफोर के मैं पॉलिटिक्स में भी आया था, ये हमें इसका सामना करना पड़ता रहता था कि भाई बहुत से जो चीजें डिवॉल्व की हैं ये लेकिन सर अभी 40 अभी कोई जरूरत है ऐसी कि ये डिबेट छिड़नी चाहिए, चलनी चाहिए, ये डिबेट इस मौके में मुशावरत ऐसी होनी चाहिए कोई? जी, जब मैं बात मुकम्मल कर चुकूंगा तो ये बात आगे सवाल उठेगा, तो उस वक्त आप कीजिएगा वो सवाल। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो सवाल उठता था कि ये 30-40 मामले जो फिर एक्सक्लूसिवली सूबों को चले गए, सवाल ये उठता है कि जी क्या सूबों के पास इसकी कैपेसिटी भी थी, या क्या 10 सालों में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उसकी कैपेसिटी है या नहीं है। और अभी जो आपने फवाद चौधरी साहब का बयान चलाया तो उन्होंने तो 2 मामलों में सिर्फ कहा है, 30-40 में से 2 मामलों में, सेहत और तालीम, कि ये इतना डिवॉल्व जो करने से क्या ये कैपेसिटी और गवर्नेंस हमारे मुल्क की और वफाक और सूबों का तवाज़ुन जो है वो इम्प्रूव किया है या नहीं किया। तो मैं तो राना साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और कुछ बाय द वे कुछ डेवोल्यूशन ऐसी हुई भी जिसको 1-8 साल के बाद ही सूबों ने खुद सरेंडर कर दिया। ड्रग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान किस तरह बनी, डैप, ये मामला सूबों के पास क्या था, सारे सूबों ने मिलकर करारदाद की कि जी हम सरेंडर करते हैं वफाक को ये मामला। तो ये इस बात की दलील है कि ये वफाक ने भी सरेंडर की थी ना सर। मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें जो डिवॉल्व हुई हैं उनकी कैपेसिटी या उनको सूबों में डिवॉल्व होना बाद में प्रैक्टिकल समझा नहीं गया। और इसी तरह तवाजुन जो है खुद मुख्तारी का, वसाइल के हवाले से खुद मुख्तारी का, ये वो मामले हैं। और यकीनन एक खुसूसन पीएमएलएन जैसी बड़ी जमात की जब तक इसमें साथ शामिल ना हो, ये अददी अक्सरियत तो इतनी नहीं है कि ये हो सके। लेकिन ये भी 18वीं तरमीम के कुछ बड़े दिलचस्प पहलू ये भी हैं। राना साहब यहाँ बैठ के जितने मर्जी इनकार करते रहे, फैसले इनके पार्टी के भी कहीं और होते हैं। इनके पार्टी के मेंबर्स जो अभी आर्मी एक्ट में अंदर अमेंडमेंट वगैरह हुई थी उसमें भी इनके मेंबर्स कुछ और कह रहे थे और लीडरशिप ने कुछ और फैसला किया। राना साहब ये बात मैं भी कर रहा था, कहीं अब की मर्तबा भी कहीं राना साहब वही बात ना हो जाए जो मैं बात करता कि पीपल्स पार्टी, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि बहुत सी चीजें पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ से मनवा ली थी 18वीं तरमीम में, उसके बदले कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो 3 दफा वजीर आजम पाबंदी हुई थी, पर्सन स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें उसमें आ गई थी। बिल्कुल ऐसा है। नवीन कमर साहब फिर क्यों नहीं मानना चाहते थे, हम उन्हें मना लें, मुमकिन है, ये हो सकता है सियासी तौर पे भी और गवर्नेंस मुमकिन है, और उस पर अगर बहस की जाए, इनिशिएट की जाए कोई डिबेट, तो कोई इतना मुजाहिका नहीं है। नवीन कमर साहब क्यों इतनी टची है पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को लेकर? जाहिर है कोई भी चीज होती है वो परफेक्ट नहीं होती, आइडियल नहीं होती, किसी भी चीज में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। अगर 18वीं तरमीम के अंदर भी बेहतरी की गुंजाइश के हवाले से अगर कोई मजीद बेहतरी लाने के लिए अगर कोई डिबेट इनिशिएट होती है तो पीपल्स पार्टी क्यों इतनी ज्यादा उसको रेजिस्ट कर रही है? देखें, अब इस तरह से ना पोर्ट्रे करें एज ए कोई डॉगमेटिक इशू इधर चल रहा है। बात सारी ये है कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस 47 से आप देखें तो एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, और जिसको के एक वक्त में नहीं माना गया, और उसका नतीजा ये निकला कि हम 2 हिस्सों में बट गए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए। उनसे इन सारी चीज़ों से हमें सबक सीखना चाहिए कि जितना हम क्योंकि पाकिस्तान फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है,
तो जब आप फेडरलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो जो कम से कम पब्लिक सर्विस की जो इख्तियार हैं वो हमेशा स्टेट्स के पास या प्रोविंसेस के पास होते हैं। डिबेट की गुंजाइश तो रहनी चाहिए ना। ये जो हमने इवन 73 में जब कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई तो ये कहा गया कि 10 साल में ये कॉन्करेंट लिस्ट अबॉलिश हो जाएगी। तो वो 10 साल से तो बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन बहरहाल वो खत्म हो गई। अब आप ये मुझे बताएं, फिर वही मैं बात कहूंगा, एक तो टाइमिंग बिल्कुल गलत है। इस वक्त हम क्या बहस छेड़ के बैठे हैं, लोग परेशान हैं और चीजों पे हम एक और बहस की तरफ। पर आप कह रहे हैं कि टाइम इस वक्त मुनासिब नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे अगर हम बात कंटिन्यू कर लें। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। राना तनवीर साहब, इस वक्त नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो था दिसंबर में आया था वो भी अब एक्सपायर हो गया है और पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं हो सका, जबकि जो कि पेश करना ज़रूरी होता है इसे एक्ट बनाने के लिए। अब हुकूमत नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पे भी काम कर रही है, जिस पे हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन के साथ हमारी मुशावरत जारी है। तो राना साहब, क्या मुशावरत हुई आपके साथ अपोजिशन के साथ इस सारे मामले पे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से? गवर्नमेंट करिए अगर नहीं एग्री करती अपोजिशन नए तरमीमी ऑर्डिनेंस पे तो फिर हम पुराने वाले को ही दोबारा से नाफिज कर देंगे। देखें समर इस पे नवीद कमर साहब बैठे हुए हैं, इससे बड़ी लंबी चौड़ी हमारी इनके साथ मीटिंग हुई। ये डे 1 से शुरू किया हुआ है इन्होंने हमारे साथ। बातचीत समझ लें या मजाक समझ लें, हमारे साथ बैठते थे और फिर गैप हो जाते थे, 2-4 महीने गैप हो गया। फिर इनको कुछ याद आया, फिर इन्होंने कहा कि आए बैठे कुछ करें। जो इनके लोग कैबिनेट में प्रेशर में हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं, वो ज्यादा इस पे तो फोकस थे कि इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो फिर कुछ अप्रूव करते थे अपनी पार्टी को, फिर बैठ जाते थे, लेकिन इससे आउटकम कभी कुछ नहीं हुआ। हमारे पास आते थे, मेरे हाल उनके पास कोई शायद इतने ज्यादा अख्तियारात भी नहीं है। वो एक जगह से पूछते थे, वो कमेटी बड़ी हाई पावर कमेटी थी, बड़े सीनियर लोग 4-5 थे, ऐसा 2 बार परवेज खटक, शाह महमूद वगैरह। वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाते थे, फिर किसी और जगह जाते थे, फिर फाइनली बीच में फिर अभी ये कि इन्होंने ऑर्डिनेंस कर दिया, किस प्रेशर में किया, किस तरह किया, किसको फायदा पहुंचाना था अपने क्रोनीज को। तो जुम्मे को एक्सपायर हो गया सर, अब नए ऑर्डिनेंस पे मुशावरत हो रही है। वो लैप्स हो गया। अब बात ये है कि अब ये चाहते हैं कि जी दोबारा हमारा अपना ख्याल ये है PMLN का कि जब तक वो हमारे वो पैकेज जो हम कहते हैं, जिस पे हम ठीक है, हमारे कोई 15-16 एक तो फारूक नायक का बिल पड़ा हुआ है, बड़ा कारआमद है, चले कुछ पीपल्स पार्टी की सजेशन है, कुछ हमारी सजेशन है, कुछ उनकी भी है कि 4-5 ऐसे हैं जिसपे कहते हैं जी कुछ हमें इस पे इतराज नहीं है, जो CRPC के कुछ शिक्के हैं उसमें कुछ हम कर लें, तो वो भी कोई ऐसी अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन 15 जब तक बैठ के कोई एग्री, मेरी बात सुन लेना, कोई एग्री फार्मूला ना बनाए। अब ये जो करना चाहते हैं इस पे हम नहीं इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर वो कोई नई उसमें अमेंडमेंट करके दाएं बाएं कोई ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं तो वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। पहले उन्होंने बेशुमार ऑर्डिनेंस लाए हैं। ठीक है, उन्होंने सेनेटर वलीद इकबाल साहब, तो फिर इसका मतलब है कि ऑर्डिनेंस नया ही आएगा। अपोजिशन तो मानने को तैयार नहीं है, राना साहब ने बता दिया है। नहीं, अपोजिशन बैठने को तैयार है। अपोजिशन चाहती है कि उसमें बेहतरी, जो बेहतर अमेंडमेंट सब वो लाई है। ठीक है, आप बात तो सुनते नहीं ना। जब आउटराइटली आप बात ना कर देंगे, आप तावन करने को तैयार नहीं। हम ठीक है, क्विकली सर, मेरे पास टाइम बड़ा, हमने एक्सटेंड किया है, टाइम बड़ा कम रह गया सर, टाइम बड़ा कम रह गया सर, और उसमें वो मानते भी हैं। ये सारी चीजें कोई ऐसी नहीं है कि खुदा पेशरफ्त होती है सर। जी वलीद इकबाल साहब, क्विकली। मैं ख्याल नवीद साहब से पूछना कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो उसमें कुछ नहीं कहना। नवीद कमर साहब जी, 2-3 चीजें ना देखिए। पहली चीज तो ये है कि खैर पिछले 6 महीने में तो अभी कोई मशावरत नहीं हुई। सो जो जिस पता नहीं किस मशावरत की बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे होंगे, वो तो बहुत सारी मीटिंग हमारी हुई है। दूसरी बात ये कि जब वही पुराना ऑर्डिनेंस की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की जो है को मना करता है कि एक दफा ऑर्डिनेंस आ जाए तो दूसरी दफा वो प्रोमलगेट सिर्फ तब हो सकता है जब या सेनेट या नेशनल असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास हो।
क्योंकि दोनों जगह से रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ और ये लैप्स कर गया है, तो अब ये दोबारा से यही ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता। तो अब सवाल ये है कि फिर क्या आएगा उसकी जगह पे, कोई और ऑर्डिनेंस आएगा, कोई तीसरा लाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन गवर्नमेंट को कोई सीरियसनेस नजर नहीं आती ना, वरना तो इनको ऑर्डिनेंसेस जब लैप्स हो रहे होते हैं तो गवर्नमेंट तो बड़ी परेशान होती है कि उनको जल्दी से किस तरह से हम जो है रिप्रोमलगेट करा लें, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं नजर आ रही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चले जाते जाते मैं एक नाज़रीन कोरोना वबा के हवाले से कुछ ऐड करता चलूँ कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की तरफ से उन्होंने एक रिसर्च दी है। उन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर 8 जून तक कोरोना वबा का 97% तक इस वबा को कंट्रोल कर लिया जाएगा। उन्होंने जो मुहक्किकीन उन्होंने मुश्तबा केसेस, मुसद्दका केसेस और रिकवर केसेस को देखते हुए उन्होंने ये एस्टिमेट्स लगाए हैं कि पाकिस्तान के अंदर 8 जून तक 97% कोरोना वबा पे काबू पा लिया जाएगा। अब देखना यह है कि ये उनकी पेशगोई दुरुस्त साबित होती है या नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 27 अप्रैल से ऑनवर्ड पाकिस्तान के अंदर इस वबा की पीक स्टार्ट होगी, तो हमें ज़्यादा सख्त इक़दाम उठाने हैं, ज़्यादा एहतियात करिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मेहमान को शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।